जिस प्रकार से लोकतंत्र एक शाश्वत जीव है, तो उसमें जो मतदान है ये हमारी श्वसन प्रक्रिया है इस जनतंत्र की। तो जैसे हम अपने बॉडी का ऑक्सीजन काउंट देखते हैं कि 97%, 98% है, जितना मतदान होगा हमारा लोकतंत्र उतना स्वस्थ होगा। तो हमें ये परसेंटेज बढ़ाना है अपने देश को, अपने लोकतंत्र को शाश्वत रखने के लिए। तो मेरी अपील होगी कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत। आज ज़िले के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और कल 27 फरवरी को मतदान होना है। इसको लेकर आइए आपसे कुछ जानते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि आप पिछले 1-2 वर्षों से यहाँ तैनात हैं। आपकी कार्यशैली को हर कोई जानता है, बेहतरीन कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। तो आइए सीधे सीधे चुनाव पे आपसे चर्चा करते हैं कि क्या स्थिति है और किस तरह से कितने कर्मियों की तैनाती है, कितने अफसर लगाए गए हैं, इसको जानते हैं। उसके पहले रवीश जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। थैंक यू। चुनाव की भागम भाग बहुत है, इसके बावजूद आप कैसे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये मेरा लगभग देखा जाए तो कलेक्टर के रूप में तीसरा बड़ा चुनाव है। तो अब आदत हो गई है, चुनाव के बारे में पता है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं पता है, तो एक रहता है और टीम अच्छी है हमारी, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। चुनाव को लेकर, संपन्न कराने को लेकर क्या व्यवस्था आपने बनाई है? देखिए, चुनाव के लिए जो लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं होती हैं वो कुल मिलाकर के एक बूथ होता है, हमारी ईवीएम मशीनें होती हैं, हमारे ट्रेंड पर्सनल होते हैं, मतदाता सूची होती है और इन सबको वहाँ पहुँचाने के लिए वाहन होते हैं। हम ब्रॉडली इन लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं में देख सकते हैं। तो हमारे सबसे पहले मतदाता कर्मी पे आते हैं। तो हमारे 2244 बूथ हैं, तो उसके सापेक्ष 4 पार्टी पर बूथ, 4 पर्सन की पार्टी पर बूथ के हिसाब से और 10% रिजर्व लेते हुए हमने 2 ट्रेनिंग्स दे दी हैं। पहली ट्रेनिंग हमारी जनवरी के अंत में ही ख़त्म हो गई थी और सेकंड ट्रेनिंग अभी 16 तारीख से चल के 21 तारीख तक समाप्त हुई हैं। और ट्रेनिंग में उनको लेक्चर के साथ साथ वीडियो भी बना के दिए गए हैं ताकि उनको बाद में वो दोहरा सकें कि कोई गड़बड़ी ना हो ईवीएम के हैंडलिंग में। उसके साथ साथ आप हमारी जो ईवीएम्स हैं उनकी हमारे यहाँ पर उपलब्धता नवंबर में ही हो गई थी। कुछ बिहार से आई थी, कुछ सीधे बीईएल वर्कशॉप से आई थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के समक्ष उनकी एफएलसी कराई गई, उनके रैंडमाइजेशन कराए गए, विधानसभा में बांट दिए गए और उनकी कमीशनिंग भी आप मानिए वही 17 तारीख के लगभग से हो गई थी। उनको तैयार करके अभी आज जो हमारे 2 डिस्पैच सेंटर हैं मंडी में और केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ से बांटी जा रही हैं। मतदाता सूची जो नामांकन की अंतिम तिथि पर फ्रीज़ हो गई थी वो भी प्रिंट हो गई है। जिनको पोस्टल बैलेट वगैरह इशू किए गए वो मार्क हो गए उसमें और वो उसकी जो कॉपीज़ हैं वो तैयार हो गई, वो भी आज वितरित की जाएंगी। कितने संवेदनशील और असंवेदनशील बूथ बनाए गए? संवेदनशील, अति संवेदनशील की जो सूचना है ऐसा हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये बता सकते कि पिछले बार से संख्या घटी है क्योंकि बहुत सारे हमने मेजर्स लिए हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील एक टेक्निकल जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में कोई शब्द नहीं होते। हमारे यहाँ एक ही शब्द होता है, क्रिटिकल। क्रिटिकल में से कुछ होते हैं जो कि वल्नरेबल पॉकेट्स होते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार से मतदाताओं को धमकाने की ऐसी शिकायत होती है कि एक पर्टिकुलर समाज के लोगों को दूसरे प्रकार के लोग धमकाते हैं। वल्नरेबल बूथ पिछले बार से कम हुए हैं और सारे बूथ उनमें से वही है जो पिछले बार भी रहे थे और उनमें से काफ़ी हद तक कम भी करा लिए गए। उनके अलावा क्रिटिकलिटी का एक डेटा का आधार होता है कि कहीं पिछली बार किसी को कहीं पे 90% वोट हुआ और उनमें से 75% वोट एक ही व्यक्ति को मिले। ऐसे बूथों को भी क्रिटिकल माना जाता है। ऐसे बूथों को भी क्रिटिकल माना जाता है जहाँ पर फ़ोटो इलेक्टोरल रोल नहीं है, जो कि अब इस तरह की समस्याएं समाप्त हो गई हैं। तो डेटा बेस कोई भी क्रिटिकल नहीं है। बाकी जो क्रिटिकलिटी होती है वो वही जिसको आप संवेदनशील, अति संवेदनशील कहते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े की बात होती है, तो उनको हम लोग क्रिटिकल में लेते हैं। तो क्रिटिकल बूथ्स के लिए व्यवस्था इस प्रकार होती है कि पहले तो हम वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाते हैं। ये केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं होते। और दूसरी बात है कि ये डीईओ को नहीं रिपोर्ट करते, सीधे ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करते हैं, ताकि अगर वहाँ पर कोई भी बात हो तो सीधे आयोग के संज्ञान में एक तरह से आती है। तो इससे एक एडिशनल चेक रहता है। और साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा सीपीएफ लगती है जो आपके वो होते हैं। यहाँ पर वेबकास्टिंग को प्राथमिकता दी जाती है, यहाँ वीडियोग्राफी भी की जाती है। तो ऐसे मिलाकर के हमारे जो क्रिटिकल बूथ्स हैं उनको हम कवर करते हैं ताकि वहाँ पर बेहतर विश्वसनीयता भी रहे और बेटर फोर्स मैनेजमेंट भी रहे। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को लेकर अलग से कुछ व्यवस्था कैसे बनाएगी? वोट कैसे डालेंगे या क्या सुविधा है? ये जो सीनियर सिटीज़न 80+ बेसिकली और जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए इस बार ऑप्शन था कि एब्सेंटी वोट थ्रू पोस्टल बैलेट डालें।
हालांकि जो उसमें जो फॉर्म 12 हमें वापस किए गए बहुत कम किए गए, अक्रॉस उत्तर प्रदेश यही ट्रेंड रहा है। लगभग 1 से 1.5% लोगों ने वो ऑप्शन लिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जब एक तरह से ये लोकतंत्र का उत्सव है तो बूथ पर जाकर ही मनाएं, घर से ना करें। उनके जिन लोगों ने ऑप्ट किया था उनकी वोटिंग हमारी 20 और 21 तारीख को आरओ के निर्देशन में पूरे जनपद में लगभग 30 टीमें निकली थी और विद मतदान कार्मिक विद पुलिस फोर्स, और उन्होंने उनका पोस्टल बैलेट में दर्ज करा लिया है। इसी प्रकार से हमारे जो मतदान कार्मिक हैं जो कि वोट नॉर्मली नहीं डाल पाएंगे, उनका भी पोस्टल बैलेट से ही मतदान कराया गया है। उड़न दस्ता की तैनाती बहुत है, लेकिन किसी उड़न दस्ता ने कहीं कोई धड़ पकड़ या ऐसा कुछ बरामदगी नहीं। कहीं कहीं पे छोटे मोटे वायलेशन होता है, उसको उड़न दस्ता हटवाता है। जैसे कहीं पे किसी ने अनधिकृत बैनर पोस्टर लगा दिया है, उसमें हटाने की कार्रवाई की जाती है। और साथ ही साथ जनपद में बड़े सीजर्स भी हुए हैं। जैसे इस बार अभी एक लेटेस्ट केस हुआ था जिसमें लगभग 13 लाख नकदी पकड़ी थी, वो उड़न दस्ता टीम ने ही पकड़ी थी। और उसके अलावा भी छोटे केस हैं 1 लाख 1.5 लाख वाले, बट में बड़े वाले जिसमें हमको इनकम टैक्स को रिपोर्ट करनी पड़ी और वो पैसा इनकम टैक्स ने सीज़ कर लिया क्योंकि उसको भी किसी ने क्लेम नहीं किया है। और एक रहता है कि ठीक है पकड़े ना, लेकिन उनके रहने से एक वो रहता है कि हाँ पकड़ सकते हैं, तो एक उससे माहौल बना रहता है। एक अभी कुछ एडीएम स्तर से कुछ जिला बदर भी लोगों किया गया चुनाव को देखते हुए, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको जिला बदर किया गया? चुनाव को देखते हुए भी कह सकते हैं, बट मेन बात है कि केसेस नॉर्मली चल रहे। गुंडा एक्ट का केस जो है लगभग 2-3 महीने तो कम से कम चलता ही है। और हमारे यहाँ जो हमारी एडीएम कोर्ट्स और मेरे कोर्ट, ये 4 कोर्ट हमारे कम्पिटेंट हैं गुंडा एक्ट में कार्रवाई करने के लिए। तो विशेष रूप से कोई चुनाव देखते नहीं। जैसे देखिए गुंडा एक्ट में 2 तरह की बातें होती है। पहला तो व्यक्ति एक परिभाषित गुंडा होना चाहिए, और दूसरी बात होती है कि उसके विरुद्ध कोई लेटेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए कि वो इस समय कुछ गुंडागर्दी कर सकता है। तो जो सेकंड इंग्रेडिएंट है उसमें चुनाव जुड़ जाते हैं, क्योंकि जनरली जो इस प्रकार के असामाजिक तत्व होते हैं उनका इलेक्शन में मिसयूज़ होता है। वो खुद करते हैं या दूसरों से करवाते हैं या दूसरों के लिए करते हैं। परंतु पहली रिक्वायरमेंट ज़रूर होनी चाहिए कि उसके पूरे 2 या 2 से अधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। तो इस तरह का व्यक्ति नहीं होगा तो अपने आप उसको कोई जिला बदर नहीं कर सकता है। मेरे हिसाब से अभी रिसेंटली मैंने, क्योंकि मैं प्रेस नोट से देखा था, इसका हम लोग कोई ऐसा संकलन नहीं कर रहे हैं, तो अराउंड 4-5 लोगों को दोनों कोर्ट्स ने अलग अलग किया है। अभी रिसेंटली लास्ट मेरी जो हियरिंग हुई थी वहाँ मेरे कोर्ट से भी 4 लोग जिला बदर। ये बातें बेबुनियाद हैं। आप जानते हैं कि जैसे ही एमसीसी लग जाता है तो सत्ता पक्ष से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का एक तरह से विच्छेदन हो जाता है। उसके बाद से कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी करती है, अभी आप फैक्ट यहाँ पर हमारे जनरल ऑब्जर्वर्स भी आए हुए हैं, वो भी हमारे ऊपर नज़र रखे रहते हैं और ये रखे भी रहना चाहिए। इसी प्रकार से लोकतंत्र चलता है। तो मैं कहूँगा ऐसी बातें बेबुनियाद हैं और प्रशासन चुनाव के समय बिल्कुल दलगत निष्पक्षता रखता है। और इसका फिर आगे मतलब अभी निर्वाचन अभी होना है, कल मतदान भी होना है, वहाँ पर भी आप देखेंगे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी। जैसा कि आप जानते हैं, जब से आप हैं भी, आपकी जो भी कार्यशैली है, जो वर्किंग होती है, जो आदेश होते हैं या निर्देश होते हैं, मीडिया प्रमुखता से उसको चलाती है, छापती भी है। और हर बार चुनाव में मीडिया पास के साथ ही वाहन की भी व्यवस्था होती है। इस बार पता चल रहा है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी। अभी पता कर लेंगे, जो भी व्यवस्था होती थी उसको बरकरार रखा जाएगा। अब क्या उम्मीद है कि कल ही वोट पड़ना है, कितने % मतदान पड़ने की संभावना दिख रही है? हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले बार जो है वो 59% वोट पड़ा था, तो हम कोशिश करेंगे कि 70 तक इसको कम से कम ले जाए। हमने वोटर सूची कोशिश की है समय से पूरी की पूरी बढ़ जाए। दूसरी बात, जो लोगों में थोड़ी सी भ्रांति थी कि बिना ईपिक के वोट नहीं कर सकते हैं, तो उनको अन्य विकल्पों के बारे में भी सूचना भेजी गई है। इसीलिए हमने अपना जो एएमएफ कंट्रोल रूम डीपीआरओ के अंडर बनाया है, वहाँ से भी इसको एक सूचना भिजवा रहे हैं, सभी गाँव में व्हाट्सएप करवा रहे हैं कि ये विकल्पों का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इस बार थोड़ा कंटेस्टेड भी इलेक्शन लग रहा है, तो इसके कारण भी संभावना है कि प्रतिशत बढ़ना चाहिए। तो हमारी पूरी टीम इसके लिए प्रयासशील है। बतौर जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी आप वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी कहा था कि जिस प्रकार से लोकतंत्र एक शाश्वत जीव है, तो उसमें जो मतदान है ये हमारी श्वसन प्रक्रिया है इस जनतंत्र की। तो जैसे हम अपने बॉडी का ऑक्सीजन काउंट देखते हैं कि 97%, 98% है, जितना मतदान होगा हमारा लोकतंत्र उतना स्वस्थ होगा। तो हमें ये परसेंटेज बढ़ाना है अपने देश को, अपने लोकतंत्र को शाश्वत रखने के लिए। तो मेरी अपील होगी कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आपने देखा किस तरह से बेबाकी से जवाब जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने दिया, और दस्तक भारत भी अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदाता जाके वोट करें। धन्यवाद।